पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्होंने खूनी खेल खेलना आरंभ कर दिया है। विकासनगर जैसे क्षेत्र में खनन माफियाओं का खूनी खेल सामने देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम आपको बताते चलें कि मां यमुना रक्षक संघ ने कार्रवाई कराते हुए खनन माफियाओं के हौसले तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, हौसले तो तोड़ने की दूर की बात, अब खनन माफिया मां यमुना रक्षक संघ के ऊपर ही भारी पड़ना आरंभ हो गया है। क्योंकि हम आपको बता दें कि कल प्रधानपति सुहेल पाशा के यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिस मीटिंग में यहाँ पर मां यमुना रक्षक संघ और खनन माफियाओं को बुलाया गया था, जहाँ पर कुछ वार्ताएं होनी थी, लेकिन उस वार्ता के दौरान पहले से प्री प्लान वहाँ पर खनन माफिया मौजूद थे और खनन माफियाओं ने जो मां यमुना रक्षक संघ के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन पर हमला बोल दिया और हमला बोलने के साथ ही उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि एक व्यक्ति अभी आईसीयू में है और एक व्यक्ति जो है उसको भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो प्रधानपति सुहेल पाशा है, उसने इस मीटिंग का आयोजन क्यों और किसके कहने पर किया, क्योंकि कोविड का समय है और ऐसे में सुहेल पाशा को ये अनुमति आखिर दी किसने। इस मीटिंग का आयोजन करने के पीछे सुहेल पाशा का मकसद क्या था, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जहां कोविड काल चल रहा है, कोविड काल में कहीं पर भी जो है ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटाना मना है, लेकिन ऐसे मौके पर वहां पर भीड़ को जुटाया गया और भीड़ को जुटाने के साथ साथ वहां पर इस तरह को घटना को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस उस समय क्या कर रही थी, क्योंकि चंद मीटर की दूरी पर ही वहाँ पर पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी होने के साथ साथ वहाँ पर जो है पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं हो पाई। जबकि सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस घटना की जानकारी पहले भी उप जिलाधिकारी विकासनगर को दी गई थी, उसके साथ साथ पुलिस को भी इस घटना की जानकारी थी, लेकिन इसके बाद भी ऐसे हमले हुए हैं, इस तरह का वहाँ पर खूनी खेल खेला गया है, इतनी बुरी तरीके से जो है मां यमुना रक्षक संघ के जो पदाधिकारी उनको पीटा गया है। तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस की कार्रवाई पर भी और यहाँ पर उप जिलाधिकारी उनकी कार्रवाई पर भी। और अभी तक भी अगर हम बता दें आपको कि अभी तक भी जिन्होंने मार पिटाई की है उनकी सब जांच की खानापूर्ति की जा रही है, अभी तक भी उन लोगों को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, जबकि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। इस संबंध में हमने सीओ विकासनगर से बात की। सीओ विकासनगर का साफ तौर पर कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आखिर वो कार्रवाई कब होगी ये तो देखने की बात होगी। लेकिन जब हमने इस संबंध में मां यमुना रक्षक संघ के पदाधिकारी संदीप दुबे से बात की तो उनका क्या कहना है आप खुद ही सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं और आप लोगों पर हमला हुआ है, पूरा मामला क्या है? दरअसल हम लोग मां यमुना रक्षक संघ से हैं और मां यमुना की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हुआ क्या कि खनन माफियाओं द्वारा यमुना मार्ग के अंदर मशीन लगाकर खनन का काम करने का कार्य किया गया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा हुआ है कि खनन कार्य नहीं होगा यमुना नदी में किसी भी तरह के मशीनी। तो हम लोग निगरानी पर थे, हमारे साथ 2 दिन एसडीएम विकास भी निगरानी पर रहे, परंतु हमें पुलिस का कोऑपरेट नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं
आप मान के चलिए कि पुलिस का षड्यंत्र एक तरह से है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे कार्यकर्ता पर, मुझ पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया खनन माफियाओं के कि हमने गलत के लिए आवाज़ उठाई थी। हमने हमारा जो धर्म आस्था का प्रतीक है माँ यमुना, उस पर मशीन न लगने के लिए हमने निगरानी की थी, कार्रवाई कराई थी। और ये लोग विकासनगर का माफिया इतना बड़ा, खनन माफिया इतना ज़्यादा बाहुबली हो चुका है कि पुलिस जो है उस माफिया से डरती है। पुलिस के सामने ही माफिया द्वारा जो है हमले किए जा रहे हैं, पुलिस की जानकारी में हमले चल रहे हैं। और पुलिस जो है हमें केवल एक ही बात कह रही है, आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, माफियाओं से लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल मैं डीजीपी साहब से मिला और मैंने प्रकरण बताया, तो डीजीपी साहब ने बड़ा गोल सा जवाब दिया मुझे कि जी ये तो माफिया है, तो हम अक्सर हमला करते रहते हैं, तो हम भी कर देते हैं, और अगर आपको करना है तो आप धरना कर दिए, प्रदर्शन करिए, पुतले फूकिए मंत्रियों के, तब जाके कहीं ये खनन रुकेगा। और पुलिस का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, दायित्व नहीं है, और हम लोग आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने हमला किया, जब आप लोगों की मीटिंग हो रही थी तो कितने लोग थे? लगभग 17-16 लोग थे, और वो लोग एक एक कर प्रधान जी के घर में घुसे हैं। ग्राम प्रधान जीवनगढ़ सोहेल पासा जी थे, उनके वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, मतलब क्योंकि वो लोग माफ़ी मांग रहे थे कृत्य की, क्योंकि वो जेल जाना नहीं चाहते थे, पुलिस जेल भेजना भी नहीं चाहता थी उन्हें, और वो जेल जाना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने कृत्य की माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हुई है आप पे हमला करके, और हम इस हमले को मतलब हम अपने कृत्य की माफ़ी मांगना चाहते हैं। और लगातार हमारे से कोऑर्डिनेट बिठाए हुए थे। जब हम ग्राम प्रधान जी के घर पहुँचे तो प्रधान जी ने अंदर सीमित लोगों को जाने दिया, पर वो लोग एक एक करके प्रधान जी की आंख में धूल जोकर अंदर घुसे हैं, और उन लोगों ने हमला किया। और हमला ऐसा था कि प्रधान जी पर भी हाथ उठाया गया, जो महिला ग्राम प्रधान है उनसे भी हाथापाई की गई, और उनके घर में घुसकर जो बदतमीजी माफिया द्वारा की गई, मारपीट जमकर, हमारे एक साथी हैं, इनको जमकर मारा पीटा गया है, जो बेहद निंदनीय कृत्य है। और कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार है, ये माफियाओं का संरक्षण जो है, माफिया को संरक्षण मिला हुआ है, सरकार का जो है मिला हुआ है, जिसके चलते जो हमले हो रहे हैं। और आज जनप्रतिनिधि, समाज सेवी सुरक्षित नहीं है। क्या आपको इस चीज़ का अंदेशा था कि आप वहाँ पर जो है मीटिंग में गए हैं, ऐसे में हमला होगा? कोई अंदेशा था आपको? जी बिल्कुल अंदेशा था, क्योंकि आज से 3 दिन पहले मुझे डाकपत्र चौकी जो है बुलाया जा रहा था। उसमें कई छुटभैया नेता भी थे कि आप चौकी आ जाओ, फैसला कर दो, चौकी आ जाओ, फैसला कर दो। क्योंकि मैं भी पुलिस की इस कारगुजारी से परेशान हो चुका था। मैं डीजीपी से मिल चुका हूँ, मैं डीआईजी से मिल चुका हूँ, मैं एसपी देहात को क्या बता चुका हूँ, मैं सिर्फ विकासनगर से मिल चुका हूँ। सिर्फ एक टाला जाता है, और मुझे लग रहा है कि खनन माफिया है सर्वोपरि हो चुका है, और खनन माफिया निरंकुश काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा मोटा हिस्सा जो है ऊपर तक पहुंच रहा है, जिसके चलते खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। और वो किसी को भी अपने ट्रक के नीचे कुचलने की धमकी दे देता है, कहता है कि जी हमारे ट्रक तो फाइनेंस इंश्योरेंस हैं, और हम अगर सुबह रात को हत्या करेंगे तो सुबह हम तक छूट जाएंगे। तो कहने का बहुत बड़ा गुंडागर्दी है, और बहुत बड़ा जो है हौसले बुलंद इनके खनन माफियाओं की चरम पर है। तो बड़ी बुरी स्थिति है। ऐसे मैं कहूँगा कि शासन प्रशासन से मेरी ये गुहार है कि आप जनता की जो है मदद कीजिए, जनता के साथ खड़े रहिए, वरना जो है ये जंगल आज चलेगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है कल चौकी भी बुलाया था, उसके बावजूद आप जो है आप चौकी में जाकर जो फैसला होना था वहाँ क्यों नहीं किया, और आप उनके घर पे क्यों चले गए? क्योंकि चौकी की परसों सूचना मेरे पास थी। चौकी के अंदर खुलेआम धमकी दी गई कि उन लोगों को आने दो, और ट्रक चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे, हम बड़े माफिया हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी सरकार में बहुत बड़ी पैंट है। तो 150-200 लोगों का एक लॉकडाउन में जो है चौकी के अंदर जाना, आप देख लीजिए कि लॉकडाउन लगा हुआ है, और कोविड-19 की गाइडलाइन भी बिल्कुल लागू है। उसके बाद 150-200 लोग चौकी के अंदर मौजूद हैं, खनन माफिया मौजूद है, और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि निरंकुश हो चुका है खनन माफिया, और इसी डर से हम लोग चौकी में नहीं गए। एक समाज के जो जिम्मेदार जो हमारे ग्राम प्रधान जी थे, उनकी मध्यस्थता में हमने चाहा कि चलो अगर वो लोग अपनी गलती एहसास कर रहे हैं, और अपनी गलती शायद उनको एहसास हो गया, क्योंकि गड़गड़ाए वो लोग कि हम फैसला करना चाहते हैं, हमसे गलती हुई है, तो हम इसलिए गए थे बात करने के लिए। और वो जाते ही एकदम उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हम पर हमला किया है, ग्राम प्रधान जी पर हमला किया है, और हमारे एक साथी को बहुत बेहतर से घायल कर दिया। ये बड़ा दुख का विषय है। सरकार की आंख इस पर खुलनी चाहिए। अगर इस घटना के बाद सरकार की आंख ना खुली तो आप लोग मीटिंग में कितने लोग थे? हम लोग मीटिंग में 2 लोग थे। 2 लोग थे, और हम पे जो है अचानक से हमला किया गया। एक मतलब बहुत बड़े मान के चलिए योजनाबद्ध तरीके से हमें ट्रैप किया गया है। और इसी तरह से आज से लगभग 3-4 दिन पहले भी हम पे रात को हमला ऐसे किया गया था। मतलब खनन माफिया निरंकुश। आपने बताया जो आपके ऊपर पहले हमला हुआ था उसी के समझौते के लिए बैठक थी? हाँ, उस घटना को उन्होंने जो है मान लिया कि हमसे घटना हुई है, क्योंकि उसके सारे एविडेंस हमारे मौजूद थे, पुलिस को सबूत मिल चुके हैं, और बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब हम भी थक चुके थे। मैं चलिए अब पुलिस कार्रवाई तो कर ही नहीं रही है। अगर दुबे जी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आपका आगे का कदम क्या होगा?
आगे कदम हम लोग इसमें संगठन पूरा जो है इस पर आंदोलनरत होगा और प्रदेश के सभी हिस्सों से हमारे अन्य प्रदेशों में जो हमारी शाखाएं हैं इसमें धरना प्रदर्शन करेंगी और एक उग्र आंदोलन करेंगी। जब तक माफिया राज खत्म होना चाहिए हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम इन छोटे मोटे हमलों से घबराने वाले नहीं हैं, हमारा मनोबल इतना कम नहीं है, हम अपनी आस्था से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। कल माँ यमुना रक्षक संघ के जो पदाधिकारी उन पर माफियाओं द्वारा हमला किया गया था, जिसमें एक आदमी आईसीयू में भर्ती है। सर क्या कार्रवाई अभी तक उसमें पुलिस के द्वारा की गई? हाँ, मेरे संज्ञान में भी तथ्य आया है और ये जानकारी में लाया गया है कि ये जो भी संघ के लोग थे ये और जो तथाकथित खनन माफिया थे ये बैठ करके एक जगह पर पंचायत कर रहे थे जी। अब उस पंचायत में इनका क्या विवाद हुआ, क्या झगड़ा हुआ, उसमें इनकी मारपीट हुई, ये तथ्य संज्ञान में आए थे। तो उस पर यह है कि जो भी अपना FIR लाए हैं उस पर लोगों का पंजीकृत किया जा रहा है, उसकी विवेचना की जा रही है और जो भी इसमें जो सजा होगा पूरी कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इसमें वो दोषी नहीं है कि जिसने अपने घर में पंचायत बुलाई है, क्योंकि कोविड का समय है, ऐसे में इतने लोगों को इकट्ठा करना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या उसको किसने अधिकार दिया वहाँ पर पंचायत बुलाने का? बिल्कुल सही आपका कहना है और इस बिंदु को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा कि कोविड के टाइम से इस तरीके से पंचायत बुलाना क्या उचित है, इस बिंदु को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। सर एक वीडियो फुटेज वायरल हो रही है, उसमें जो आक्रमणकारी है वो बाहर से आते हुए दिख रहे हैं, तो सर क्या लगता है कि देखिए वो एकदम से एक चीज़ को देख करके हम किसी का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, उसके लिए विवेचना होती है। विवेचना में पॉइंट टू पॉइंट देखा जाएगा कि कौन कहाँ पे कितना दोषी है।